हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है दोस्तों आज हमारे पास कोटेशन से भी बड़ा एक मोटिवेशन है क्या कि आज रानी लक्ष्मीबाई जी का जयंती है 19 नवंबर को। ओके दोस्तों, इनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा बचपन से ही। ओके तो दोस्तों इनके बारे में जान लीजिए कि इनका जन्म हुआ था 1828 में। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। वो कहाँ पे? ये ग्वालियर में हुआ था। कैसे हुआ था? जब 1857 की क्रांति अपने देश में चल रही थी तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग राज्यों का जमीन वो हड़पा जा रहा था। उसी समय जो ये लक्ष्मीबाई जी हैं, कहाँ की थी ये? झांसी की। और उस समय इनका जो पुत्र हुआ था वो किसी वजह से मर गया था, तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। तो इसी की वजह से अंग्रेजों ने कहा कि आप जो गोद लिए है इससे आपका बच्चा नहीं माना जाएगा और आपका कोई भी वारिस नहीं है, इसलिए आपका राज्य हम हड़प रहे हैं, अपने अंडर ले रहे हैं। तो उसी के विरोध में इन्होंने लड़ाई की थी, जंग की थी। नाम है लक्ष्मीबाई जी। और 1858 में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके सर पे तलवार से वार हुआ था जिसकी वजह से ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। और दोस्तों बात हो रहा है इनकी, तो दोस्तों ये शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना है। तो पहली कौन है वीरांगना? तो वो है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ उनका नाम, अवंती बाई लोधी। ये दोस्तों वहीं सटे हुए एमपी की ये थी रानी, रामगढ़ राज्य परिवार की। नाम है अवंती बाई लोधी। ये शहीद होने वाली 1857 की क्रांति की पहली वीरांगना है। और दूसरी है ये रानी लक्ष्मीबाई जी। आज इनकी जयंती है तो आप इनको याद रखिए। और इनकी जो शहादत है, जो इनका बलिदान है, वो हम भूल नहीं सकते हैं। ओके चलिए अब देखते हैं हम जो डेली चैलेंज हमारा क्या होता है। सिंपली हमको ये डेली 5 टास्क फॉलो करना होता है और खुद को ईमानदारी के साथ 5 में से नंबर देना होता है, कमेंट करके बताना है। आपको मिनिमम ये 21 डेज तक ये डेली फॉलो करना है। इसके बाद आपका इतना प्रॉपर एक रूटीन बन जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के उस 1% में आना है एट एनी रेट। कोई समस्या हो इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहाँ 19 नवंबर को द्वितीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यानी कि आपको बताना है कि द्वितीय पंचायत सम्मेलन कहाँ होने वाला है इस बार। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, ये होने वाला है यूपी में। कहाँ पे? यूपी में भी कहाँ पे होगा दोस्तों? ये क्या लिखा है? पंचायती राज मंत्रालय 19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में आगरा के ताज होटल में द्वितीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये दोस्तों पहला पंचायत सम्मेलन जो इससे संबंधित था वो हैदराबाद में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण शासन व्यवस्था को हमें मतलब तेज़ी में लाना है, प्रोग्रेस में लाना है और पूरे देश में ग्रामीण नागरिकों को जो जीवन स्तर है उनका ऊपर बढ़ाना है। यानी कि जो ग्रामीण जनता है उनका लेवल ऊपर करना है। ओके इस पंचायत सम्मेलन में दोस्तों 11 भाषाओं का जो होगा वो लाइव स्ट्रीम होगा। कौन कौन सा? बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। इन 11 भाषाओं में ये लाइव स्ट्रीम किया जाएगा इस सम्मेलन का, जो कि कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के आगरा के ताज होटल में हो रहा है। और दोस्तों ये जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पंचायती राज्य मंत्री, नाम है प्रोफेसर SP सिंह बघेल। ओके और दोस्तों ये जो पंचायत का सम्मेलन है ये हमारे अनुच्छेद 243G में दिया हुआ है। तो ये सम्मेलन अगर न्यूज़ में है तो ये अनुच्छेद आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में पंचायत सम्मेलन के बारे में है। तो अनुच्छेद 243G। ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले पंचायत का विचार किसके मन में आया था कि जो पंचायती राज होना चाहिए, ये गांधी जी का विचार था। ये चाहते थे कि ग्राम स्वराज हर जगह हो। ओके और ये कब पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने नागौर, कहाँ पे? ये राजस्थान में पंचायत का उद्घाटन किया है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। किस सन में? 1959 में हुआ था। और दोस्तों उस समय इससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास संवैधानिक प्रावधान नहीं था।
तो फिर आगे चल करके 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और उसमें हम संवैधानिक दर्जा देते हैं किसको? पंचायती राज संस्था को। यानी कि 1959 में जब ये पहली बार हुआ था राजस्थान में, तो उस समय संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था पंचायती राज को। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब इसको मिला एक संवैधानिक दर्जा। ओके, और उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई किसमें? संविधान में, और उसमें पंचायत से संबंधित 29 विषय बताए गए। एग्जाम में आता है कि कौन से अनुसूची में है पंचायत के बारे में, तो 11वीं अनुसूची में है। यदि ये पूछे कि पंचायत में कितने विषय हैं, 25, 28, 30, 35, 29, तो ध्यान देना है 29 विषय हैं टोटल पंचायत में। ओके, और यदि ये पूछे कि संविधान के किस भाग में है पंचायत के बारे में, तो भाग 9 है पंचायत से संबंधित। ओके, कहाँ पे हो रहा है ये पंचायत सम्मेलन दोस्तों? ये हो रहा है आगरा में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार मंच, जिसका नाम है सागर मंथन, कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? सामने ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? दिल्ली में शुरू हुआ है। और बात हो रहा है सागर मंथन का, तो इसके बारे में डिटेल देखिए यहाँ पे दोस्तों। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, जिनका नाम है श्री सर्वदानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस संवाद में दुनिया भर के 60 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ओके, और इसका उद्देश्य क्या होगा कि हमें समुद्री क्षेत्र पर ज्ञान को बढ़ावा देना है, लोगों को अवेयर करना है, साथ ही साथ हमें नीली अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, यानी कि ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इससे बार बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है, तो हम आपको सिंपली हिंदी में यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि ये अपना मान लीजिए भारत का सीमा है, तो यहाँ से शुरू होता है समुद्री सीमा। ओके, तो ये जो समुद्री सीमा यहाँ से 12 किलोमीटर तक होता है, ये 12 किलोमीटर तक ये होता है क्या? ये होता है प्रादेशिक सागर। क्या होता है? प्रादेशिक सागर होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि प्रादेशिक सागर कितना होता है, तो ये होता है 12 नॉटिकल मील तक। ओके, 12। और यदि ये पूछे कि सन्निहित क्षेत्र कितना दूर तक होता है, तो ये दोस्तों 24 नॉटिकल माइल तक होता है। और यदि ये पूछे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछे अगर कितना दूर तक होता है, तो ये दोस्तों 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ओके, ये तो हो गया दूरी। और यदि आपके एग्जाम में ये पूछे कि कितने दूरी तक भारत का संप्रभुता है समुद्री सीमा में, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अपना प्यारा भारत बिल्कुल स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे यहाँ पे बिल्कुल खुल करके। तो यदि ये पूछे कि संप्रभु कितना दूर तक है, तो 12। और यदि ये पूछे कि कहाँ तक वो सीमा शुल्क लगा सकता है, स्वच्छता पे ध्यान दे सकता है, तो दोस्तों ये है 24 नॉटिकल मील, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई समुद्री एरिया में नाव जा रहा है, जहाज जा रहा है, तो उस पर वो टैक्स लगा सकता है भारत। ओके, और यदि ये पूछे कि कहाँ तक के एरिया में भारत जो है शोध कर सकता है, कोई भी खनन कर सकता है, तो वो है दोस्तों 200 नॉटिकल माइल। तो इसलिए ये सीमा बनाई जाती है हर देश की। ओके, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से टैकल करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हार्मनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं, ओके, उनके लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें उनका हुनर प्रदर्शित किया जाएगा, ये कहाँ पे होने वाला है? तो दोस्तों सामने ऑप्शन है, ये होने वाला है कहाँ पे? दिल्ली में, नई दिल्ली में होने वाला है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हार्मनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है दिल्ली में। और इस आयोजन को कौन किया है? ओलंपिक भारत, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी दिव्यांगजन है, ओके, उनके हुनर को सबके सामने समाज में लाना है और उनका सम्मान बढ़ाना है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, एग्जाम में हमारे बार बार पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत इसका हुआ था 1992 से 3 दिसंबर को। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? DRDO ने कहा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी कि दोस्तों ये भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये हुआ है सी, उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, DRDO के द्वारा किया गया है। और दोस्तों उड़ीसा में कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे।
भारत के डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों ये जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, कहाँ पे, उड़ीसा में, वहाँ पे पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और दोस्तों इस मिसाइल के बारे में देखिए कि ये जो मिसाइल मैक 5 है लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यात्रा कर सकता है। तो ये ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से चल सकता है। ओके, और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए और 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों इसका सबसे खास बात यह है कि ये कम ऊंचाई पे उड़ता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये किसी भी रडार के द्वारा मतलब कैप्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पे अपना सारा काम कर लेता है। बात हो रहा है दोस्तों डीआरडीओ का, डीआरडीओ ने बनाया है। तो डीआरडीओ के बारे में देखिए कि इसका गठन कब हुआ था, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। यही है जो मिसाइल जिसकी बात हो रही है। ओके, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है दोस्तों भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर लगाने के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के सह विकास के लिए भारत सरकार और किस देश के बीच साइन हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है। तो ये जो यूनिकॉर्न मस्तूल है कहाँ से लिया जा रहा है, ये बी जापान से लिया जा रहा है। ओके, देखिए इसके बारे में दोस्तों कि ये जो यूनिकॉर्न मस्तूल है जिसका अन्य नाम क्या है, नोरा 50 है। ओके, यह जहाज़ों को स्टील्थ क्षमता बढ़ाएगा और साथ ही साथ नौसेना के जहाज़ों का जो गुप्त क्षमता होता है उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। क्या, यूनिकॉर्न मस्तूल जिसका अन्य नाम है नोरा 50। ओके दोस्तों, ये नेवी के लिए जापान के साथ अपनी तरह का पहला क्या है, डिफेंस समझौता है नेवी से रिलेटेड। ओके, किसके साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है। तो जापान दोस्तों, ये इसका मैप देखिए। जापान दोस्तों 4 द्वीपों को मिला करके बनाया गया है। कौन कौन सा, एक ये होक्काइडो और ये होन्शु, उसके बाद शिंकोकू, उसके बाद क्योंशु। इन 4 द्वीपों को मिला करके पूरा बनता है जापान। और ये जो होक्काइडो और होन्शु द्वीप है, इन्हीं दोनों के बीच में ये जो जल संधि है इसको क्या बोलते हैं, सुगारू जल संधि। क्या बोलते हैं, सुगारू जल संधि बोलते हैं। और ये जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, इसी पे इसकी राजधानी जो है टोक्यो बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना टोक्यो, ये इसकी राजधानी जो कि सबसे बड़े द्वीप होन्शु पे स्थित है। और इसी द्वीप पे इसका फेमस एक क्या है, माउंट फूजी है। माउंट फूजी, माउंट फूजी कहाँ पे है, जापान में ही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, शिंकोकू और क्यूशु। ये जो 2 द्वीप हैं इन्हीं पे, ये जो शिंकोकू है इसी पे एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा। और ये जो क्योंशु है इस पे एक शहर है नागासाकी। और इसका नाम पढ़ करके आपको याद आ रहा है कि हिस्ट्री में यहाँ पे क्या हुआ है, 6 अगस्त 1945 को और यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। क्यों, क्योंकि उस समय दोस्तों वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तो उसी समय लास्ट में यहाँ पे जापान पे अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। तो जो बम हिरोशिमा पे गिराए गए थे, हिरोशिमा पे, उसका एक नाम है, और जो नागासाकी पे था उसका भी एक नाम है। तो नाम भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो जो हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त को, उसका नाम है दोस्तों लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम है फैट बॉम्ब। तो दोस्तों ये बात हो रहा है जापान का। जापान की राजधानी हमने बता दिया, ये है टोक्यो। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है दोस्तों जापान की, वो है येन। क्या है मुद्रा, येन है मुद्रा जापान की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस देश के द्वारा दिया गया है, सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। तो ये मिला है डी, नाइजीरिया के द्वारा। नाइजीरिया ने दिया है अपने देश का सर्वोच्च सम्मान किसे, हमारे देश के पीएम मोदी जी को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये सम्मान दिया गया है मोदी जी को नाइजीरिया के द्वारा। ओके, और इसका नाम है इस सम्मान का ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर। और ये पुरस्कार पाने वाले मोदी जी दूसरे नंबर के कोई नेता हैं, यानी कि इससे पहले ये पुरस्कार जो नाइजर का है प्राप्त किए हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1969 में।
और अब मिला है मोदी जी को 2024 में। क्यों मिला है? क्योंकि मोदी जी को नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनूब ये निमंत्रण पे बुलाए थे, तो वहाँ पहुँचे हैं ये यात्रा पे, उसी समय इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात हो रहा है नाइजीरिया का, तो ये देखिए अफ्रीका में इसका लोकेशन कहाँ पे है, नाइजीरिया का यहाँ पे है। और इसकी राजधानी क्या है? अबूजा इसकी राजधानी है और मुद्रा है नाइजीरिया नायरा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है क्योंकि ये भी बहुत ही चर्चा में चल रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यानी कि किस देश के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, ये लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है यूएई का, जिसने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, जिसको बोल रहे हैं हम लोग ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपके एग्जाम में पूछे कि COP29 कहाँ पे हुआ है, तो ये अजरबैजान में हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और जो प्राकृतिक संसाधन की खपत है उसको कम करना है। ओके, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूएई के द्वारा। तो यूएई के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए डिटेल में। ये दोस्तों जो यूएई है इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, और ये दोस्तों 7 स्वतंत्र शहर को मिला करके एक देश बनता है। तो वो 7 जो स्वतंत्र शहर है वो हैं आबू धाबी, दुबई, शारजहां, कैवायन और फुजेराह, अजमान और रास अल खैमा। ये 7 स्वतंत्र शहर मिलकर बनाते हैं यूएई। तो इसकी राजधानी क्या है? दुबई है और इसकी मुद्रा है यूएई दिरहम। ओके, ये है सऊदी अरब, ओमान और ईरान के बीच में। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है हमारे एग्जाम में कि ये जो आप मैप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये मैप, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक जलडमरू मध्य है। इसका नाम क्या है? ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इसका नाम है दोस्तों होर्मुज। क्या नाम है? होर्मुज जलडमरू मध्य। ओके, क्या है? होर्मुज जलडमरू मध्य। दोस्तों ये यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? ये है फारस की खाड़ी और इधर है ओमान की खाड़ी। इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो है होर्मुज जलडमरू मध्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है ये? इन्हीं दोनों के बीच में है, ईरान और यूएई के बीच में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण कर पर 100% छूट की घोषणा की है? यानी कि अब किस राज्य में सड़क और पंजीकरण के लिए खास करके जो इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर 100% टैक्स फ्री है? तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो किस राज्य में शुरू हुआ है? ये बी, तेलंगाना में शुरू हुआ है। कहाँ पे? तेलंगाना में। देखिए यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने रोड टैक्स नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% की छूट दी है। ओके, इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदने और पंजीकृत किए गए किसी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2026 तक के लिए ये टैक्स फ्री है। ओके, मतलब इसमें मेन यही है कि रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स आपको फ्री में मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और शहरी प्रदूषण में कटौती करनी है। ये दोस्तों इंस्पायर हुए हैं कहाँ से? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे वहाँ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये पहले से ही लोग अवेयर हो गए हैं। यहाँ पे देखिए तेलंगाना सरकार के जो परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर जी हैं, इन्होंने बताया है कि जो हैदराबाद है ये इससे प्रदूषण मुक्त बनेगा। दोस्तों तेलंगाना कब हमारे देश का राज्य बना था? तो ये बना था 2 जून को 2014 में। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी जी हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम। और यहाँ पे जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है जिष्णु देव शर्मा जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में खबरों में रहा ये नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में है नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। ए कहाँ पे है? कर्नाटक में है। देखिए इसके बारे में चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये कर्नाटक के नुगु को बंदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश कर रहा है। यानी कि ये जो एक और अलग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है
उसमें इसको शामिल करना चाह रहा है कौन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ओके, ये जो नुगु नेशनल पार्क है ये 17 जून 1974 को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य यह बाघों और हाथियों के लिए बिल्कुल आदर्श निवास स्थल है। ओके, किसके लिए, बाघों और हाथियों के लिए। और ये कहाँ पे है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है इसके उत्तर दिशा में स्थित है। बात हो रहा है कर्नाटक के नेशनल पार्क का, तो और भी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे जो हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो जो कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो है बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, कुंद्रेमुख और मुद्दुमलाई। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में, तो वो है कामिनी, उसके बाद डंडेली, ब्रह्मगिरी और रंगनाथिट्टू। ये सब कहाँ पे है, कर्नाटक में है। एग्जाम में बार बार आता है, तो आप एक मतलब ये मत देखिए बार बार, ये फिर इधर ये मत देखिए बार बार, बस आगे का जो मेन है बस आप इस पे फोकस करिए, इस पे और फिर इस पे, बस ठीक है। ये तो बस ऐसे ही रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि यूनेस्को ने किस राज्य के तटीय गांवों को सुनामी रेडी की मान्यता दी है, ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, ये किस राज्य का बात हो रहा है, सी उड़ीसा का। ओके दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसके डिटेल में क्या क्या न्यूज़ है। यहाँ पे बात हो रहा है उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि किसने दिया है, यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने। ओके, आगे देखिए क्या बात हो रहा है। यह मान्यता इसे 11 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया में दूसरे वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान दी गई है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जो दूसरे नंबर का वैश्विक सुनामी संगोष्ठी हुआ है कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, जहाँ पे इसको ये मान्यता दी गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है देने का, कि हमें जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की मदद करना है। बात हो रहा है सुनामी का, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेल्प द सुनामी विक्टिम्स। ओके, हमारे देश में सन 2004 में सुनामी आया था और वो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था उसे डुबा दिया था। दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। ओके, और बात हो रहा है दोस्तों तटों का, तो यहाँ पे और देख लीजिए जानकारी। यहाँ पे जो भारत के तट है वो कौन कौन से हैं। जब आप भारत के पूर्वी दिशा में जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक के जो तट है उसे हम लोग बोलते हैं उत्कल तट, और जो यहाँ से यहाँ तक के तट है उन्हें बोलते हैं हम लोग आंध्र तटीय मैदान, यानी कि आंध्र तटीय तट। और जब इन सबको मिला लेते हो तो क्या बनता है, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं इसको। ओके, और फिर यहाँ से जो यहाँ तक का तट है वो कोरोमंडल तट है, और जो यहाँ से यहाँ तक का तट है उसे मालाबार तट बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ये कोंकण तट है, और जो गुजरात का ये तट है ये काठियावाड़ का तट कहा जाता है। बात हो रहा है तटों के बारे में, तो दोस्तों जो हमारे देश में टोटल तटों की लंबाई है वो कितनी है, वो है 7000, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 7516 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वो लंबी तट है गुजरात राज्य में है। कितना है, ये है गुजरात में टोटल 1600 किलोमीटर तक। ये पहले नंबर पे है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और दूसरे पे आता है कौन, तमिलनाडु आता है दूसरे नंबर पे, जहाँ पे 1076 किलोमीटर की तट रेखा है। तो ये तो हो गया टोटल। यदि आपको ये पूछे कि मुख्य भूमि में तट की रेखा की लंबाई कितनी है मुख्य भूमि में, तो वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की। और जब इसमें हम द्वीपों का की लंबाई है वो जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कितना, 1197 किलोमीटर, और ये टोटल मिल करके बनता है 7516 किलोमीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये भी एग्जाम में बार बार आता है इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और यदि ये पूछे आपको कि भारत के टोटल कितने राज्य जो है वो ये सागर के तट से सटे हुए हैं, तो टोटल दोस्तों 9 राज्य हैं। उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में और गवर्नर कौन है, तो सीएम है दोस्तों यहाँ के मोहन चरण मांझी जी, और यहाँ के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये है रघुवर दास जी।
ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और हम आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाते हैं। इसलिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।